अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर प्रीवियसली हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट का टॉपिक पढ़ा। आज हमने क्या करना है, आज हमने किसी पॉइंट चार्ज की विसिनिटी में एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करना है और उसका फार्मूला फाइंड आउट करना है। डियर स्टूडेंट्स, हम ये बात जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन होती है वर्क डन पर यूनिट चार्ज बाय सम एक्सटर्नल एजेंट इन लिफ्टिंग द चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट एट इंफिनिटी दैट इज आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड टू दैट पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। इसके अलावा हम ये बात भी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल होती है और यहाँ से फार्मूला डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर बनता है। सो इसी रेफरेंस से आज के टॉपिक के अंदर हमने क्या करना है, हमने किसी पॉजिटिव पॉइंट फील्ड चार्ज के करीब किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। जो प्रीवियस एक्सप्रेशन है वर्क डन पर यूनिट चार्ज वाला, उसमें हमें एक्सटर्नल वर्क का रेफरेंस देना पड़ता है, लेकिन अगर मैं फील्ड चार्ज के चार्ज Q और फील्ड चार्ज से फासले डिस्टेंस R को रेफरेंस बनाते हुए पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहूं तो उसके लिए हमें आज का फार्मूला डिराइव करना पड़ेगा। सो चलते हैं हम अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इसके लिए हमने हर क्वेश्चन की तरह सबसे पहले हेडिंग देनी है केस स्टडी की, और केस स्टडी में वही सारी बातें हमने डिस्कस करनी है जो हम डायग्राम में ड्रॉ भी करेंगे। सो सबसे पहले तो हमने जो पॉइंट लिखना है वो क्या है, वो हमने लिखना है कंसीडर अ पॉइंट फील्ड चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड Q। इस चार्ज को यहाँ पे हम इस जगह के ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं कि ये चार्ज है चार्ज Q। It is generating electric field lines around it। तो भाई हमने इस चार्ज को एक पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया है और कहा है कि ये चार्ज स्पेस में अपने इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से जनरेट कर रहा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सिर्फ इस बोर्ड के ऊपर मौजूद नहीं हैं, बल्कि बोर्ड से अंदर और बाहर की तरफ भी आ रही हैं। सिर्फ हमारी रिप्रेजेंटेशन का तरीका है कि हम इसे बोर्ड के ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती हैं। एक्स, वाई और जेड तमाम डायमेंशंस में जनरेट होती हैं, इसलिए यहाँ पे हमने इस तरीके से इस चार्ज के गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर दिया है। अब क्या करना है, नाउ कंसीडर टू पॉइंट्स A and B and a test positive charge Q naught is to be moved from point B towards point A। तो यहाँ पे दो पॉइंट्स कंसीडर कर लें, पॉइंट A और पॉइंट B। इस तरह से ड्रॉ कीजिए और साथ ये भी आपने बताना है कि जो पॉइंट A है उसका जो चार्ज से फासला है वो क्या है, वो है RA। सो आपने यहाँ पे RA के बारे में भी बताना है और RB के बारे में भी बताना है। सो पॉइंट चार्ज से पॉइंट B का फासला कितना है, दैट इज RB। और दोनों चार्जेस का आपस में जो दरमियानी डिस्टेंस है, सेपरेशन है, वो कितनी है, वो है डेल्टा R। नेक्स्ट पॉइंट जो हमने डिस्कस करना है वो क्या है, दैट इज इनिशियली
we have to find out an expression for potential difference between these 2 points using the relation delta V is equal to minus E delta R. नेक्स्ट पॉइंट ये होगा to apply the formula delta V is equal to minus E times delta R. E must be uniform between the 2 points. जिन पॉइंट्स के दरमियान में आप पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना चाहते हो, ये एक्सप्रेशन अप्लाई करके उनके दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होनी चाहिए, क्योंकि इस फार्मूले में चेंज तो है ही नहीं, एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। लेकिन अब अगर हम डायग्राम को ऑब्जर्व करें तो हम देख सकते हैं कि पॉइंट ए के ऊपर जो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उनमें फासला कम है, लेकिन पॉइंट बी के ऊपर जो 2 पॉइंट्स नेबरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में बन रहे हैं उनमें स्पेसिंग ज्यादा है। इसका मतलब है पॉइंट ए के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है और पॉइंट बी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। तो इस बात का क्या हल है? इस बात का हल ये है कि हम एक और कंडीशन यहां पे अप्लाई कर दें और हम ये कहें कि कंसीडर दैट पॉइंट्स ए एंड बी are infinitesimally close to each other. That means ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के बहुत ही करीब हैं। मैथमेटिकली ये बात किस तरह से एक्सप्रेस होगी कि आर ए इज नियरली इक्वल टू आर बी। सो जो स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉइंट ए पे है वही बी के ऊपर है। तो जब एक ही वैल्यू है तो आप उसे आर एवरेज भी लिख सकते हैं या मिला के सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ई भी लिख सकते हैं। सिंपली यहां पे आर भी लिखा जा सकता है, आप एवरेज का सिंबल ना भी डालें तो भी काम चल जाएगा। अब ये आर क्या है? इस पॉइंट चार्ज से ए और बी के दरमियान में किसी पॉइंट का जो फासला है वो आर या फिर आर एवरेज से डिनोट किया जा रहा है, और आर ए, आर एवरेज और आर बी तकरीबन बराबर हैं। इस बात को हम मैथमेटिकली किस तरह एक्सप्रेस करेंगे कि डेल्टा आर अप्रोचेस टू जीरो। अप्रोचेस टू जीरो का क्या मतलब होता है कि डेल्टा आर की वैल्यू न्यूमेरिकली इक्वल टू जीरो नहीं होगी, लेकिन इस कदर छोटी कर दी गई है कि ये जीरो को अप्रोच कर रही है। दैट मीन्स जीरो को अप्रोच करना क्या होता है कि आप एक नंबर लिखें 0.0000, सारी जिंदगी जीरो लिखते जाएं और आखिर में 1 डाल के दुनिया से रुखसत हो जाएं। सो इस तरीके से एक नंबर आपने बना दिया है जो कि अप्रोचिंग टू जीरो है। सो इतने करीब है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ए और बी के ऊपर यूनिफॉर्म है। सो इस कंडीशन को हमने यहाँ पे अप्लाई किया है और अब हम चलते हैं मैथमेटिकल डेरिवेशन या फिर डिस्कशन की हेडिंग की तरफ। मैथमेटिकल डिस्कशन में हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं अप्लाई द रिलेशन या फॉर्मूला डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। हियर what is electric field E? It is given by 1 over 4 pi epsilon naught Q over R square, जहां पे Q वो चार्ज है जो फील्ड जनरेट कर रहा है, ना कि वो चार्ज जिसको हम पॉइंट B से A की तरफ मूव कर रहे हैं। तो हम चूंकि यहाँ पे एक चार्ज Q नॉट प्लेस किया हुआ है और इसको B से A की तरफ मूव कर रहे हैं, तो हम इस चार्ज की बात नहीं कर रहे, हम उस चार्ज की बात कर रहे हैं जो फील्ड जनरेट कर रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बिल्कुल सेंटर में प्लेस्ड है। सो ये हमारी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे हमारी एक रिक्वायरमेंट है, आर
रिक्वायरमेंट। वो रिक्वायरमेंट ये है कि किसी तरीके से आर स्क्वायर की जगह पे आर ए और आर बी का प्रोडक्ट ले आया जाए। पॉइंट टू बी नोटेड, ये आर एवरेज है। तो इसके लिए यहाँ पे हम एक मैथमेटिकल लॉजिक यूज कर रहे हैं, और वो लॉजिक क्या है? इट इज अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अब ये अरिथमेटिक मीन क्या होता है? ये होता है दो चीजों का सिंपल एवरेज या मीन वैल्यू। दैट मीन्स अगर दो डिस्टेंसेस हैं तो आप आर ए प्लस आर बी को 2 से डिवाइड कर दें तो आपको अरिथमेटिक मीन मिल जाएगा। और ज्योमेट्रिक मीन क्या है कि आप दो डिस्टेंसेस आर ए और आर बी को मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसके बाद अंडर रूट ले लीजिए। ये टर्म क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी ज्योमेट्रिक मीन। इसके लिए आप एक प्रैक्टिस कर सकते हैं। दो बहुत करीब मौजूद पॉइंट्स सपोज कर लीजिए, लेट्स से आर ए है, दैट इज लेट्स से 10.1 मीटर, और एक और पॉइंट है आर बी दैट इज 10.3 मीटर्स। जब आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे आर ए प्लस आर बी डिवाइडेड बाय 2 तो आंसर कितना आएगा? 10.2 मीटर्स। और जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे आर ए और आर बी को और उसके बाद अंडर रूट लेंगे तो आंसर क्या आएगा? 10.2 मीटर्स। तो यहाँ पे हमने ये बात डिस्कस की कि अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन आपस में इक्वल होते हैं प्रोवाइडेड दैट कि आर ए और आर बी एक दूसरे के तकरीबन बराबर हों, इनमें बहुत थोड़ा सा छोटा सा फर्क हो। सो अब हम ये बात जानते हैं कि चूंकि आर ए तकरीबन आर बी के बराबर है तो हम इसकी जगह पे आर एवरेज का एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, लेकिन हमने ये काम सिर्फ अरिथमेटिक मीन वाली साइड पे करना है। तो एक्सप्रेशन बन जाएगा आर प्लस आर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू आर ए आर बी अंडर रूट। दूसरी साइड पे ये काम क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे आर ए आर बी चाहिए, नीडेड है। सो एक्सप्रेशन बन रहा है 2r/2 इज इक्वल टू आर ए टाइम्स आर बी अंडर रूट। 2 कैंसिल आउट होगा, r बन जाएगा आर ए आर बी अंडर रूट। दोनों साइड पे स्क्वायर लीजिए, ये बनेगा आर ए आर बी अंडर रूट और होल स्क्वायर। दैट मीन्स आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए टाइम्स RB. This is expression number 3. Put in equation 2. So equation 2 क्या थी? वो थी E is equal to 1/4 pi epsilon naught Q over R square। ये क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught Q over RA RB. This is expression number 4. So put it in equation 1. Equation 1 क्या थी? Delta V is equal to minus E times delta R. ये equation 1 थी। ये expression बन जाएगा delta V is equal to minus 1/4 pi epsilon naught Q over RA RB डेल्टा आर। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब यहां से अगला स्टेप बहुत ही ज्यादा की स्टेप है। अगर आपने ये स्टेप मिस किया तो चांस है कि आप वी ए के बजाय वी बी की वैल्यू फाइंड कर लोगे। सो चूंकि बुक ने वी ए की वैल्यू फाइंड की है इसलिए हमें ये की स्टेप फॉलो करना है। सो की स्टेप लिख रहा हूं कि जो डेल्टा वी है ये दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस है, पॉइंट ए और बी का, इसलिए मैं डेल्टा वी को वी फाइनल माइनस वी इनिशियल लिख रहा हूं और माइनस का साइन है साथ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर ए आर बी और डेल्टा आर की जगह पे क्या लिखना है? अगेन आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। ये फाइनल और इनिशियल वाला स्टेप आपने मिस नहीं करना किसी भी सूरत। अब पॉइंट टू बी नोटेड अगेन है कि चार्ज क्यू नॉट को हमने पॉइंट बी पे प्लेस किया है और वहां से मूव करवाते हुए कहां पे आ रहे हैं? हम पॉइंट ए पे आ रहे हैं। तो जो पॉइंट ए है ये हमारा फाइनल पॉइंट है और जो पॉइंट बी है वो हमारा इनिशियल पॉइंट है। अब अगर आप ये स्टेप ना लिखते तो आप फाइनल को बी इनिशियल को ए, फाइनल को बी इनिशियल को ए लिख रहे होते, जो कि हमारी नॉर्मल परसेप्शन है। लेकिन अब हमें पता चल गया है कि फाइनल पॉइंट ए है, बी नहीं। सो इसलिए एक्सप्रेशन वी ए माइनस वी बी बनेगा
और यहाँ पे भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर ए आर बी में इस एक्सप्रेशन आर एफ माइनस आर आई की जगह पे भी आप आर ए माइनस आर बी लिखेंगे। सो अगेन अगर आप यहां से डायरेक्टली ज्योमेट्रिकली देखते तो आप इस डेल्टा आर की जगह पे क्या लिख रहे होते, आपने लिख दिया होता डेल्टा आर इज इक्वल टू आर बी माइनस आर ए, जिससे हमारा फाइनल एक्सप्रेशन गलत हो जाता। नेक्स्ट स्टेप में अब आप इस माइनस साइन को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगा वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर ए टाइम्स आर बी, और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, चूंकि ये वाली वैल्यू है इसमें माइनस यहाँ पे आ जाएगा और एक माइनस यहाँ पे आ जाएगा, तो ये दोनों टर्म्स मिलके प्लस हो जाएंगी, जिसकी वजह से जो हमारा एक्सप्रेशन है वो क्या बनेगा, वो बनेगा आर बी माइनस आर ए। अब इस इक्वेशन की रीअरेंजमेंट कीजिए, ये बन जाएगा वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और ये जो अब आर ए एंड आर बी का प्रोडक्ट है इसे आप इस ब्रैकेट वाले टर्म के डिनोमिनेटर में लिख दीजिए इस तरह से। नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने इस पॉइंट से एलसीएम ब्रेक करना है, ये बन जाएगा वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू टाइम्स आर बी ओवर आर बी माइनस आर ए डिवाइडेड बाय आर बी। आप जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं उनको कैंसिल आउट कीजिए, बाकी टर्म्स क्या बचती हैं, बाकी टर्म्स बचती हैं वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू टाइम्स 1/आर ए माइनस 1/आर बी। दिस इज आवर एक्सप्रेशन नंबर। अब हम यहाँ पे एक और लॉजिक अप्लाई करने जा रहे हैं, और वो लॉजिक क्या है कि ये जो मैं ऑरेंज कलर की बाउंड्री यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की बाउंड्री है, आखिरी हद है, इससे आगे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर जाने के लिए आपको इस बाउंड्री तक पहुंचने के लिए इनफिनिट डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। सो अब आपने क्या करना है, अब आपने सिंपली ये करना है कि इस पॉइंट बी को उठा के फील्ड से बाहर लेके आए। सो अब पॉइंट बी फील्ड के अंदर नहीं है, वो फील्ड के बाहर है। ये पॉइंट है पॉइंट बी, पिछले पॉइंट बी को भूल जाएं। जिस तरीके से हमने पोटेंशियल डिफरेंस के फार्मूले में दो प्लेट्स बनाई थी ए और बी, और ए से बी की तरफ चार्ज को मूव किया था पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए, फिर ए प्लेट को उठा के इन्फिनिटी पे ले गए थे ताकि इन्फिनिटी से चार्ज को उठा के जब हम फील्ड के अंदर लेके आए तो जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज करते हैं उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं उस पॉइंट का। सेम वैसे ही अब हम इस फील्ड से भी इस चार्ज को उठा के बाहर ले आए हैं ताकि जब हम इसको दोबारा उठा के पॉइंट ए के ऊपर लेके आए तो जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज हम परफॉर्म करें वो पॉइंट ए का एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो, जिसको हम डिराइव करना चाहते हैं। सो अब हम इस लॉजिक को मैथमेटिकली अप्लाई करते हैं। ये लॉजिक क्या है कि पॉइंट बी को उठा के कहाँ पे प्लेस कर दिया है, उसको उठा के हमने इन्फिनिटी पे प्लेस कर दिया है। तो बताइए ज़रा आर बी किसके इक्वल आएगा, इन्फिनिटी के। तो 1/आर बी किसके इक्वल आएगा, वो डेफिनेटली 1/इन्फिनिटी के इक्वल आएगा। और जब किसी भी मैथमेटिकल टर्म को इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं क्या आंसर आता है, 0। और जब हम पॉइंट बी की बात करते हैं तो पॉइंट बी पे जो पोटेंशियल है वी बी, वो क्या होता है, वो यू बी ओवर क्यू नॉट होता है। इसका क्या मतलब है, आप यहाँ पे किसी और पॉइंट से उठा के पॉइंट बी तक लाते हुए फील्ड के अगेंस्ट जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज करते हैं उसे पोटेंशियल एट दैट पॉइंट कहते हैं। तो क्या पॉइंट बी पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, नहीं, पॉइंट बी पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं है। इसलिए अगर आप पॉइंट बी तक चार्ज को लेके भी आ रहे हैं तो आप एक्सटर्नल एजेंट के जरिए से वर्क तो कर रहे हैं लेकिन फील्ड के अगेंस्ट नहीं है। सो फील्ड में कोई एनर्जी पर यूनिट चार्ज स्टोर्ड नहीं है, इसलिए ये वैल्यू भी 0 है। सो इसका मतलब है इस एक्सप्रेशन में जो वी बी है उसे भी 0 सपोज करना है। नतीजा क्या होगा, जो इक्वेशन 6 है वो ये बन जाएगी, इक्वेशन 6 बिकम्स वी ए माइनस 0
is equal to 1 over 4 pi epsilon naught q times 1 over RA minus 0. So our expression becomes VA is equal to 1 over 4 pi epsilon naught q times 1 over RA, या फिर VA is equal to 1 over 4 pi epsilon naught q over RA, that is equation number 7, that represents electric potential at point A. That means आप फील्ड के बाहर मौजूद किसी भी पॉइंट से अगर एक चार्ज को उठा के पॉइंट ए पे प्लेस करते हो तो इस दौरान जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज आप परफॉर्म करोगे, जो एनर्जी पर यूनिट चार्ज आप वर्क को प्रोवाइड करोगे, उसे उस पॉइंट ए का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। अब जब एक ही पॉइंट रह गया है तो उसे पॉइंट ए क्यों कहना, उसे हम एनी पॉइंट कह लेते हैं। सो जनरल एक्सप्रेशन इज V is equal to 1 over 4 pi epsilon naught q over r, that is expression number 8। और ये किसी भी पॉइंट की बात की जा सकती है। अब लेट्स से ये पॉइंट है, आप फील्ड के बाहर से उठा के किसी चार्ज को फील्ड के अंदर इस पॉइंट पे प्लेस करें तो जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन रिपीट कर दूं तो डेफिनेशन क्या है, वर्क डन या फिर एनर्जी प्रोवाइडेड पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बाय सम एक्सटर्नल एजेंट इन लिफ्टिंग इट फ्रॉम सम पॉइंट एट इंफिनिटी एंड प्लेसिंग इट टू सम पॉइंट या फिर दैट पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। सो इस तरीके से हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लिया है। अब अगर चार्ज के गिर्द कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम मौजूद है, दैट मीन्स इफ चार्ज इज placed in some dielectric medium, तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा। उस केस में हम इक्वेशन नंबर 8 के साथ सबस्क्रिप्ट में वैक्यूम लिखेंगे और मीडियम के लिए एक्सप्रेशन बन जाएगा V मीडियम इज इक्वल टू 1 over 4 pi epsilon naught times epsilon r q over r, that is our equation 9a। या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं V मीडियम इज इक्वल टू 1 over 4 pi epsilon q over r, दैट इज इक्वेशन 9b। इस इक्वेशन में एप्सिलन क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, जो एप्सिलन नॉट और एप्सिलन r का मल्टीपल है, और यहाँ पे हम इसे एप्सिलन m भी लिख सकते हैं। अब हम एक और मैथमेटिकल स्टेप परफॉर्म करते हैं। हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं इक्वेशन 8 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 9a और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ V वैक्यूम ओवर V मीडियम इज इक्वल टू 1 over 4 pi epsilon naught and 1 over 4 pi epsilon naught epsilon r, बाकी टर्म सेम है, Q over R और Q over R। सो ये टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये टर्म्स भी कैंसिल आउट हो जाएंगी। रिमेनिंग टर्म्स क्या हैं, रिमेनिंग टर्म्स हैं V वैक्यूम ओवर V मीडियम इज इक्वल टू 1 over epsilon R, that means 1 divided by 1 over epsilon r, that means 1 multiplied by epsilon r over 1, या फिर epsilon r is equal to V vacuum over V medium। सो ये इक्वेशन नंबर हमारी है 10। प्रीवियसली हम एप्सिलन r या फिर रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की कुछ और डेफिनेशंस भी कर चुके हैं। एक डेफिनेशन है एप्सिलन r इज इक्वल टू एप्सिलन m डिवाइडेड बाय एप्सिलन नॉट, या फिर f वैक्यूम बाय f मीडियम, या फिर E वैक्यूम ओवर E मीडियम। और अब एक नई डेफिनेशन मिली है V वैक्यूम ओवर V मीडियम की रेशियो। इसको पढ़ेंगे किस तरह से, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट व्हेन वैक्यूम इज प्रेजेंट around the charge to the potential at same point
when some dielectric material is present around the charge is called relative permittivity of that dielectric medium. So ये हमने नेक्स्ट डेफिनेशन एप्सिलॉन आर की कर ली है. अच्छा, अब हम एक काम और करते हैं. हमने वेक्टर फॉर्म बनानी है. वेक्टर फॉर्म कैसे आती है? हम v को वेक्टर बनाने के लिए अगर इसके मैग्नीट्यूड के साथ यूनिट वेक्टर पुट कर दें तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा वेक्टर. सो v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q ओवर r टाइम्स r यूनिट वेक्टर. तो लो भाई, हमने एक इक्वेशन बना ली जिसमें हमने पोटेंशियल की वेक्टर फॉर्म एक्सप्रेस कर ली. तो इस तरीके से तो हमें वेक्टर फॉर्म भी मिल गई. ऐसा ही है ना? बिल्कुल भी नहीं. पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, आप इसकी वेक्टर फॉर्म नहीं बना सकते. फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन हम कुछ फार्मूलाज राइट डाउन कर रहे हैं. पहला फार्मूला है कूलम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का. ये फार्मूला है Q नॉट ओवर R स्क्वायर. दूसरा फार्मूला है E इज इक्वल टू KQ ओवर R स्क्वायर. तीसरा फार्मूला है V इज इक्वल टू KQ ओवर R. तो इस तरीके से आप इन फार्मूलाज को रिलेट करके याद रखना है. सो कूलम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं. इसका मतलब है ये किसी पॉइंट से स्फेरिकली ओरिजिनेट होते हैं. स्फीयर्स की तमाम डायरेक्शन x, y और z एक्सिस में जनरेट होते हैं. लेकिन जो पोटेंशियल है ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करता. किसको फॉलो करता है? ये इनवर्स लॉ को फॉलो करता है. इसका मतलब है ये किसी पॉइंट से दूर जाते हुए इस तरीके से स्प्रेड होता है जिस तरह पानी की सरफेस के ऊपर अगर आप कोई चीज डिप करें तो वहां पे जो वेव्स बनती हैं वो 2 डायमेंशंस में ट्रैवल करती हैं. वैसे ही ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये 2 डायमेंशनल क्वांटिटी है. फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन देखेंगे, वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ रहा है? वो आ रहा है -F और साथ लिखा जा रहा है डेल्टा R, और जो डेल्टा V है वो बन रहा है -F डेल्टा R ओवर Q नॉट. दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? आप वर्क डन को यूनिट चार्ज से डिवाइड कर रहे हो और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन मिल रहा है इस तरीके से -E डेल्टा R. सो ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज नेगेटिव है. सिमिलरली जो फर्स्ट ईयर के अंदर हमने एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन ड्राइव आउट किया था, वो क्या था? वो था U इज इक्वल टू -GM ओवर R. यहाँ पे कैपिटल मैस अर्थ के लिए और स्मॉल मैस ऑब्जेक्ट बीइंग लिफ्टेड को रिप्रेजेंट कर रहा था. अब अगर आप यहाँ पे दोनों साइड्स को मैस से डिवाइड कर दो तो आपको जो टर्म मिल जाएगी वो क्या होगी? वो होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की. और जो इसके यूनिट्स होंगे वो होंगे जूल पर केजी. क्या यूनिट्स बनेंगे इसके? वो बनेंगे जूल पर केजी. सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन क्या है? इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज. और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का एक्सप्रेशन क्या है? ये है वर्क डन पर यूनिट मैस. तो वर्क डन या फिर एनर्जी प्रोवाइडेड एक ही टर्म है. सो इस तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जूल पर कूलम में और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वर्क डन पर यूनिट मैस में डिस्क्राइब किया जाता है. दोनों के अंदर ही नेगेटिव साइन आते हैं. तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो डिस्कशन की इसको अप्लाई करने के लिए कुछ MCQs देखते हैं. हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट 2 सेंटीमीटर अवे. सो डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर. दैट मीन्स 2 × 10⁻⁻² मीटर या फिर 0.02 मीटर भी लिख सकते हैं. फ्रॉम अ नेगेटिव पॉइंट चार्ज ऑफ 5 नैनोकूलम. सो जो पॉइंट चार्ज है वो -5 नैनोकूलम है और नैनो का मतलब होता है 10⁻⁻9. सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला क्या है? इट इज V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R. अब अगर आप यहाँ पे इसमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करोगे तो ये बनेगा 1/4 पाई इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. और साथ चार्ज की वैल्यू है दैट इज -5 इंटू 10⁻⁻9 कूलम. और डिवीजन में डिस्टेंस है और वो कितना है? वो है 0.02 मीटर. सो यहाँ पे ये टर्म इससे कटेगी, ये टर्म इससे कटेगी और जो V का आंसर होगा वो होगा -2248 न्यूटन मीटर पर कूलम, जिसको मिला के न्यूटन मीटर को हम जूल पढ़ते हैं और जूल पर कूलम क्या होता है? वो वोल्ट होता है. तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन C.
यहाँ पे एक बात और बताता चलूँ कि अगर आप इस पूरी टर्म की जगह पे कूलम कांस्टेंट K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर पुट करेंगे, तब आपका आंसर -2250 वोल्ट होगा। तो तब भी आपने करीब तरीन ऑप्शन सी ही चूज करनी है। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ऑफ 5 नैनोकूलम। सो अगेन चार्ज है 5 नैनोकूलम, लेकिन अब की बार पॉजिटिव है, नैनो प्रीफिक्स है, उसकी जगह पे -9 पुट कीजिए। डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है और सेंटी भी प्रीफिक्स है, उसकी जगह पे 10⁻⁻2 मीटर पुट कीजिए। और इसके अलावा आपसे पोटेंशियल पूछा है, तो पोटेंशियल का फार्मूला 1/4πε0 Q/R होता है। वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए। अब K की पूरी वैल्यू पुट कर रहा हूं, 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इंटू Q इज 5 × 10⁻⁻9 कूलम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस इज 2 × 10⁻⁻2 मीटर। मीटर इससे कैंसिल आउट होगा, इस पावर से कूलम में कैंसिल आउट हो जाएगा, और अब V का आंसर होगा 2250 न्यूटन मीटर पर कूलम, जो कि मिला के क्या बनेगा, जो कि मिला के वोल्ट बन जाएगा। सो अब ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज 2248 वोल्ट्स। नेक्स्ट एमसीक्यू है, पोटेंशियल एट अ पॉइंट 3 सेंटीमीटर फ्रॉम अ नेगेटिव पॉइंट चार्ज इज -10 वोल्ट। दैट मीन्स अगर आप किसी पॉइंट चार्ज से 3 सेंटीमीटर दैट मीन्स 3 × 10⁻2 मीटर के ऊपर आते हो, तो वहां पे जो पोटेंशियल आता है वो पोटेंशियल है -10 वोल्ट। नेक्स्ट है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द चार्ज। सो सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन लिख लीजिए। ये क्या होता है, V = KQ/R। K की जगह पे 1/4πε0 भी हो सकता है। अब आप ऐसा कीजिए कि यहाँ पे पहले चार्ज का पोटेंशियल लिखिए, वो क्या होगा, V1 = K, और जो टर्म्स तब्दील हो रही हैं उनके साथ सब्सक्रिप्ट लगाइए। अब कूलम कांस्टेंट K तब्दील नहीं हो रहा क्योंकि मीडियम तब्दील नहीं हो रहा, चार्ज तब्दील नहीं हो रहा, इसलिए Q भी तब्दील नहीं हो रहा। सो ये V1 का फार्मूला है, तो V2 का क्या है, वो है KQ/R2। जरा इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें, ये बनेगा V2/V1 = KQ/R2 एंड KQ/R1। कैंसिलेशन के बाद क्या बचेगा, कैंसिलेशन के बाद बचेगा V2/V1 = 1/R2 एंड 1/R1, या फिर 1/R2 डिवाइडेड बाय 1/R1, या फिर V2/V1 = 1/R2 मल्टीप्लाइड बाय R1/1, या फिर V2/V1 = R1/R2। V1 को सिर्फ ले जाके मल्टीप्लाई कर दें, ये बनेगा V2 = R1/R2 टाइम्स V1। सो किसी भी दो क्वांटिटीज के दरमियान में जो रिलेशंस बनाने का बेस्ट तरीका होता है वो होता है कि आप उनको डिवाइड कर दो। अब इस एक्सप्रेशन में आप वैल्यूज पुट कीजिए, रिलेशन बनेगा V2 = R1 कितना है, R1 है 3 × 10⁻⁻2 मीटर, और R2 कितना है, वो है 2 × 10⁻⁻2 मीटर, और साथ V1 मल्टीप्लाई हो रहा है, वो कितना है, वो है -10 वोल्ट। अब ये टर्म्स तो कटेंगी, V2 बनेगा -30 वोल्ट बाय 2, दैट मीन्स -15 वोल्ट। सो D इज द राइट ऑप्शन। सो यहाँ तक हमने आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज को डिस्कस किया और उससे रिलेटेड MCQs भी स्टडी किए। आई होप आपको समझ में आए होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक फार्मूला डिराइव किया जो कि है V = KQ/R, और यहाँ से हमने देखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक 2 डायमेंशनल क्वांटिटी है और ये प्लेन के अलोंग मूव करती है। सो अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, खुदा हाफिज।